जीवन की कभी कभी कुछ चीज़ें जो हमारे लिए बिल्कुल आम तौर पर बेकार सी होती हैं, दूसरे लोगों के लिए वही जान से ज़्यादा प्यारी होती है। ऐसे ही एक चीज़ का अंदाज़ा मुझे उस वक्त हुआ जब मैं खुद सऊदी अरब गई और अरब की औरतें को खुद यह करते हुए अपनी आंखों से देखा तो मेरे होश उड़ गए। मेरा नाम मीना है। मेरी शादी एक ऐसे इंसान से हुई थी जो सऊदी अरब में सालों से नौकरी कर रहा था और शादी के लिए वह कुछ दिनों के लिए इंडिया आया हुआ था। यह रिश्ता एक जानने वाले ने कराया था और मेरा पति मेरे लिए बिल्कुल अनजान था। मेरी शादी को हफ्ता भी नहीं गुजरा था और मेरे पति ने मुझे अपना सामान पैक करने को बोल दिया क्योंकि उनकी वापसी का वक्त आ गया था। उसे वापस सऊदी अरब जाना था और यह सुनकर मैं रोने लगी थी। अभी तो हमारी शादी को हफ्ता भी नहीं गुजरा था और वापस जाने की बात कर रहे हैं। मैंने अपने पति जैन से कहा कि मैं उसके बगैर अकेले कैसे रहूँगी। हमने तो एक दूसरे को ठीक तरह से जाना भी नहीं था। मैं अपनी ज़िंदगी अपने पति के साथ ही गुजारना चाहती हूँ। और मेरी बात सुनकर वह कहने लगे कि मजबूरी है, मेरी वहाँ नौकरी है और ज़्यादा आशा यहाँ नहीं रुक सकता, वरना मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। वैसे तो 1 महीने की छुट्टियों पर आया था, लेकिन कंपनी ने अचानक ही उसकी छुट्टियां कैंसिल करके उसे वापस बुला लिया था। यह सुनकर मेरी आंखों में नम हो गई थी और मुझे गुस्सा भी आ रहा था। एक परदेसी से शादी करना बहुत ही मुश्किल काम है, इस बात का एहसास मुझे आज हो रहा था। मुझे सामान बांधने के लिए कहकर जैन बाज़ार चले गए और 12 किलो से भी ज़्यादा अधिक फिटकरी खरीद कर लाए और कहने लगे, इसे भी मेरे सामान में रख दो। इतनी सारी फिटकरी देखकर मैं हैरान हो गई और मैंने कहा कि आप वहां जाकर इसका करोगे क्या? यह तो बहुत सारी फिटकरी है, इससे तो आपके सामान का वज़न भी बढ़ जाएगा और ऊपर से पैसे भी भरने पड़ेंगे। क्या वहाँ हमारे इलाके की तरह पानी गंदा आता है? मैंने अपनी समझ के हिसाब से बात की थी क्योंकि मेरी माँ हमेशा ही पानी के कूलर में फिटकरी डाला करती थी और पानी बिल्कुल साफ़ हो जाया करता था। मेरी बात सुनकर जैन हंस पड़े और कहने लगे, यह तुम्हारे इलाके में पानी साफ़ करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, पर वहाँ तो एकदम पानी साफ़ आता है। सऊदी औरतें इसका कुछ और ही इस्तेमाल करती हैं जो मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे यह मालूम है कि वहाँ इसकी बहुत अहमियत है। सऊदी औरतें फिटकरी को खरीदने के लिए तड़पती हैं। हर सऊदी औरतें के घर में यह फिटकरी मौजूद होती है। मैं जब भी जाता हूँ वापस फिटकरी लेकर ज़रूर जाता हूँ। जैन की बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। यहाँ तो हर दुकान पर ही फिटकरी आम तौर पर मिल जाती है, लेकिन उस वक्त मेरा मसला फिटकरी नहीं था, बल्कि जैन की जुदाई थी। मैंने उनके सामान में फिटकरी रख दी थी। मैं रोते हुए उनसे कहा, जितनी जल्दी मुमकिन हो सके वह मुझे अपने पास बुला लें। मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अभी तो हम दोनों अपनी खूबसूरत ज़िंदगी शुरुआत की थी और इतनी जल्दी जुदाई का वक्त भी आ गया था। पति के बगैर ससुराल में रहने का सोचकर मुझे बहुत परेशानी हो रही थी। मुझे उस तरह रोता हुआ देखकर जैन कहने लगे, तुम ज़्यादा परेशान न हो, वहाँ जाकर मैं तुम्हें बुलाने का इंतज़ाम कर लूँगा। मैं जानती थी यह सब झूठे बहाने हैं, लेकिन आंसू बहाने के सिवा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मेरी सास ने तो मेरे आंसू को भी ड्रामेबाजी करार दिया था। उनका कहना था कि वह भी तो सालों से अपने बेटे की जुदाई बर्दाश्त कर रही हैं। खैर, जैन मुझे छोड़कर चले गए थे, लेकिन जब भी उनका फ़ोन आता मैं रोज़ रोती। उनकी माँ फ़ोन पर भी उनसे मेरी बेशुमार बुराइयां करती। मैं उन सब बातों से तंग आ गई थी और फिर उन्होंने मुझे एक दिन बताया कि वह मुझे अपने पास सऊदी अरब बुला रहे हैं। वह सारी कार्रवाई कर चुके थे।
उन्होंने मुझे कागजात भी भेज दिए थे। यह सुनकर मैं खुश हुई। वहीं मेरी सास के चेहरे का रंग बदल गया, लेकिन मैंने उनको नज़रअंदाज करके जल्दी जल्दी जाने की तैयारी की। मैंने जैन से पूछा, क्या आपके लिए कुछ लेकर आना है? जैन ने मुझे अपने साथ 16 किलो फिटकरी लाने को कहा। यह सुनकर मैं हैरान हो गई। मैंने सोचा, अभी कुछ दिनों पहले तो 12 किलो फिटकरी लेकर गए थे। 16 किलो फिटकरी तो बहुत ज़्यादा होती है। मेरा अपना सामान भी अच्छा खासा था, और फिर से 16 किलो फिटकरी रखने की वजह से मुझे ज़्यादा वज़न के पैसे भरने पड़ेंगे। और मैं सोचने लगी, पता नहीं इतनी सारी फिटकरी का यह सऊदी औरतें करती क्या हैं। मेरे लिए इतना भारी सामान संभालना मुश्किल हो रहा था। कुछ ही घंटों के सफ़र के बाद मैं सऊदी अरब अपने पति के पास पहुंच गई। एयरपोर्ट पर जैन को देखकर मेरी खुशी की इंतहा न रही, मगर मेरे पति ने मुझसे पहले सवाल यही पूछा कि तुम फिटकरी लेकर आई हो। उनकी यह बात सुनकर मेरा दिल टूट गया। उन्हें मुझसे ज़्यादा फिटकरी की फिक्र थी, जबकि मैं उनसे मिलने के लिए बहुत बेताब थी। मैंने खामोशी से फिटकरी निकालकर उन्हें दे दी, लेकिन न जाने वह किसी को दे आए थे। वापसी पर उनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसे थे। वापस आकर वह मुझसे बहुत प्यार से पेश आए थे। उसके बारे में सवाल पूछने का मौका ही न मिल सका, और ना ही याद रहा कि वह फिटकरी किसी और क्यों देकर आए हैं। जैन की प्यार भरी बातों में सब कुछ भूल गई। सच कहूँ तो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि जैन ने मुझे अपने पास बुला लिया है। आने वाले 1 महीने मैंने अपने पति के साथ बहुत ही अच्छा वक्त गुजारा, लेकिन 1 महीने बाद ही मेरे पति कहने लगे कि अब मैं तुम्हें यहाँ नहीं रखना चाहता। मेरे लिए यह मुमकिन नहीं है, तो बेहतर है कि तुम वापस लौट जाओ। जैन की बात सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपके बगैर वहाँ क्या ज़िंदगी गुजर होगी? मैं तो आप अपने सब रिश्तेदारों को कह कर आई हूँ कि अब मैं हमेशा के लिए आपके साथ रहूँगी। वैसे भी मैं वहाँ जाकर क्या करूँगी? वह कहने लगे, यहाँ खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया है और घर भेजने के लिए पैसे नहीं बच रहे हैं। उन्हें अपनी माँ बहनों का खर्चा भी उठाना है। माँ पैसों के लिए इंतज़ार करती रहती हैं, और तुम्हारे यहाँ होने से मेरे सारे पैसे खर्च हो रहे हैं। मैं नाराज़गी से कहा कि अगर ऐसी बात है तो मैं भी यहीं कोई नौकरी कर लेती हूँ। मैं अपना खर्चा खुद उठा लूँगी, लेकिन अब मैं वापस नहीं जाऊँगी। मैं अकेले वहाँ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। मेरी बात सुनकर जैन कहने लगे, तुम्हें भला क्या काम मिलेगा? कौन सी नौकरी करोगे? बहुत सोचने के बाद मैंने जैन से कहा, मुझे लोगों के घरों का काम ही क्यों न करना पड़े, मैं कर लूँगी, मगर वापस नहीं जाऊँगी। जैन को मेरी बात मजाक लगी, लेकिन मैंने इरादा कर लिया था कि मैं नौकरी करूँगी। फिर मैंने फ्लैट वालों से कहकर कुछ अरबी औरतों के घर में काम तलाश कर लिया। उस 1 महीने में मेरी काफ़ी लोगों से जान पहचान हो गई थी, क्योंकि हम जिस जगह रहते थे वहाँ ज़्यादातर भारतीय फैमिली ही रहती थी, और उस वक्त मेरी जान पहचान मेरे लिए काम आई थी, और 2 अरबी औरतों के घर में खाना बनाने के लिए रख लिया गया। जैन मेरी बात सुनकर वह हैरान रह गए और कहने लगे, तुमने सच में ही काम ढूंढ लिया है। मैं तुम्हें दूसरों के घर जाकर काम करने की इजाज़त नहीं दे सकता। जैन ने मेरी सारी खुशी खाक में मिला दी, लेकिन मैं इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उनकी बात सुनकर मैं रोने लगी। मेरे आंसुओं ने ही जैन का दिल मोम कर दिया। अब खुद ही भी मेरे बगैर नहीं रहना चाहते थे। मैं अच्छी तरह से जानती थी कि मेरी सास उन पर
मुझे वापस भेजने के लिए दबाव डाल रही है, इसलिए वह मजबूरन मुझे वापस भेज रहे हैं। मैंने जानबूझकर इतना रोने का नाटक किया। फिर जैन ने मुझे काम करने की इजाज़त दे दी। मेरी खुशी का ठिकाना न रहा, क्योंकि अब मैं वहाँ हमेशा रह सकती थी। मैंने खुशी में जैन को गले लगा लिया और उनकी बाहों में हाथ डालकर प्यार का इजहार किया। अगले दिन जैन दफ्तर जाते हुए कह गए कि अगर तुम्हें काम समझ आए तो ही करना, वरना पहले ही दिन वापस आ जाना। मैंने उन्हें बेफिक्र कर दिया और उनके जाते ही घर के सारे काम निपटा कर और फिर मेरी पड़ोसन मुझे उन औरतों के घर ले गई। घर क्या थे, आलीशान महल थे। मैं तो देखकर हैरान रह गई कि दोनों ही अरबी औरतें बहुत ही अच्छी और खुश मिजाज की थीं। उन्हें हिंदी समझ आती थी, लेकिन बोल नहीं पाती थी। उन्होंने इशारों से मुझे समझा दिया कि मैं उन्हें किस तरह का खाना बनाकर दूं। पहले ही दिन मैंने किचन में एक अजीब बात देखी। एक डिब्बे में ढेर सारी फिटकरी के टुकड़े पड़े हुए थे। उसे देखकर मुझे याद आ गया कि मेरे पति और मैं भी तो इंडिया से इतनी सारी फिटकरी लेकर आई थी। पता नहीं मेरे पति ने उसके साथ क्या किया था। यह अरबी औरतें आखिर इस फिटकरी का क्या करती हैं, लेकिन यह सवाल मैं किससे पूछती, क्योंकि इस घर में मौजूद जितने भी लोग थे वह सब अरबी थे। यहाँ इंग्लिश भी किसी को नहीं आती थी और जैन पहले ही बता चुके थे कि उन्हें इस बारे में कुछ पता नहीं कि अरबी औरतें इसका क्या करती हैं। मैं सोचते सोचते 2 घंटे में खाना तैयार कर दिया और फिर दूसरी अरबी औरत के घर चली गई। वहाँ भी मैंने बिल्कुल यही चीज़ देखी। उसके किचन में तो पहले वाली से भी ज़्यादा फिटकरी थी। मैंने सोचा आखिर यह क्या माजरा है। इंडिया में तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा था। मुझे खाना बनाते थोड़ी ही देर गुजरे थी कि मेरी अरबी मालकिन किचन में आई और उसने फिटकरी का एक टुकड़ा निकालकर और उसे तेल में भिगोकर एक कोने में ढक कर रख दिया। पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया था, मुझे मालूम नहीं हो सका था। उसका अंदाज छुपाने वाला था। वह नहीं चाहती थी कि मैं उसकी तरफ देखूं। इस बात पर मैं तो और भी हैरान हो गई थी। खैर, मेरा पहला दिन था, बहुत अच्छा गुजरा। मैं दोनों घरों का खाना बनाकर 5 घंटे में ही फुर्सत हो गई थी और जैन के घर लौटने से पहले ही घर लौट आई थी। खाना बनाने का मुझे हमेशा से ही बहुत शौक़ था, इसलिए यह काम मुझे बिल्कुल भी भारी मालूम नहीं हुआ। शाम को जैन घर आए तो मुझसे ढेरों सवाल पूछने लगे। मैंने उन्हें बेफिक्र कर दिया कि काम बहुत अच्छा है और मुझे किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं है। आप चाहें तो मेरी सारी तनख्वाह अपने घर भेज सकते हैं। मेरी बात पर जैन हल्के से मुस्कुरा दिए। वह जानते थे कि यह सब उनके साथ रहने के लिए कर रही हूँ। जैन रात के खाने के बाद मुझे घुमाने के लिए बाहर ले गए। यह पहली दफ़ा था जब मैं इतनी सुकून से उनके साथ बाहर निकली थी, वरना अब तक मेरी ख्वाहिश पर तलवार लटकी हुई थी कि जैन मुझे वापस भिजवा देंगे। अब मुझे अपने साथ एक बड़े मॉल में लेकर गए। उस रंगीन दुनिया में पहुंचकर मैं खुश हो गई। मॉल में बड़ी बड़ी सोने की चीज़ें थी और यहाँ तो हर औरत ही ढेर सारा सोना पहने हुई थी। मैंने कभी किसी औरत को खुलेआम इतना सोना पहने नहीं देखा था। मैंने अब तक यही समझा था कि सऊदी अरब में कुछ नहीं होता, लेकिन यह तो बहुत ज़्यादा तरक्की कर गया था और आज पहली बार मैं यह सब देख रही थी। तभी मुझे जैन ने कुछ खरीदारी करवाई और फिर जैन का एक ऑफिस का दोस्त मिल गया। उसके साथ उसकी बीवी भी थी। उन लोगों ने बहुत ही खुशी से हमसे बातें की और जब उन्हें पता चला कि मैं शादी के बाद इंडिया से यहाँ आई हूँ, तो उन्होंने हम दोनों को अपने घर अगले दिन रात के खाने पर
दावत पर बुलाया। वह लोग अरबी थे, लेकिन उनको हिंदी काफ़ी अच्छी आती थी। उन लोगों के बहुत जिद करने पर जैन ने दावत के लिए हाँ कर दी। मैं इस दावत के लिए बहुत खुश थी, क्योंकि यहाँ पहली बार आकर किसी के घर दावत पर जा रही थी। अगले दिन मैंने दोनों अरबी औरतों के घर खाना बनाया और वापस आते ही जल्दी जल्दी तैयार हो गई। जैन कहकर गए थे कि वह जल्दी काम से लौट आएंगे और फिर हम दावत के लिए जाएंगे। जैन के आते ही हम दोनों एक दूसरे के साथ उनके दोस्त के घर चले गए। उनके दोस्त और उसकी बीवी ने बहुत ही खुशी से हमारा स्वागत किया। उनका एक छोटा सा प्यारा सा बेटा भी था, जिसे देखते ही मुझे उस पर प्यार आ गया था। जैन की दोस्त की बीवी का नाम सलमा था। वह किचन में खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। मैं भी उनके पास जाकर खड़ी हो गई। मुझे देखकर वह मुस्कुराकर कहने लगी कि भाभी आप बैठ जाएं, मैं बस खाना तैयार करके आती हूँ। मैंने उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए उसकी मदद करनी शुरू कर दी। लेकिन उस वक्त मेरी नज़र एक कोने में रखी हुई फिटकरी पर पड़ गई। एक दफ़ा फिर मेरे दिल में यह सवाल उठ रहा था, आखिर यह अरबी औरतें इस फिटकरी को करती क्या हैं। मैंने सोचा कि मैं इस फिटकरी का राज सलमा से ही पूछती हूँ, मगर सलमा से पूछने में थोड़ी झिझक सी महसूस हो रही थी, क्योंकि मेरी अरबी मालकिन ने छुपाने वाले अंदाज में फिटकरी को तेल में डालकर रखा था। पता नहीं उसके पीछे कौन सी बात हो सकती थी। ध्यान खाना बनाने की तरफ था, मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने उसी से पूछ लिया कि यह फिटकरी यहाँ क्यों रखी हुई है और इतनी सारी फिटकरी का क्या करोगे। उसने मेरी बात सुनकर चेहरे का रंग बदल गया और जल्दी से फिटकरी उठाकर अलमारी में रख दी। उसका अंदाज बहुत ही अजीब था। मेरी बात का जवाब देने के बजाय वह खाना लगाने लगी, तो मैं भी खामोश हो गई, क्योंकि दोबारा पूछना मेरे संस्कार के खिलाफ था। सलमा ने बहुत ही मज़ेदार खाना बनाया था। दावत बहुत अच्छी रही थी। हम उन लोगों से इजाज़त लेकर वापस घर लौट आए थे, लेकिन सारे रास्ते मेरे दिमाग में फिटकरी ही चलती रही थी। जैन ने मेरा गुमसुम सा अंदाज देखा तो पूछने लगे, तुम्हें क्या हुआ है। मैंने जैन को सारी बातें बता दी कि किस तरह मैं दोनों अरबी मालकिन औरतों के घर में फिटकरी के डब्बे देखे थे और आज सलमा के किचन में भी बहुत सारी फिटकरी मौजूद थी। आखिर यह अरबी औरतें करती क्या हैं। मेरी बात सुनकर जैन हंस पड़े और कहने लगे, तुम औरतें तो छोटी छोटी बातों पर उलझ जाती हो। चलो मैं ही पता करके बताऊंगा कि इसके पीछे क्या राज है। दिन तेज़ी से गुजर रहे थे। मेरा काम बहुत अच्छी तरह जम गया था। मुझे भी अरबी औरतों के घर खाना बनाने की आदत हो गई। मेरे मम्मी पापा अक्सर मुझे फ़ोन करते थे। जब से मैं जैन के पास आई थी, मेरी मम्मी को सुकून हो गया था। मैंने अपनी मम्मी से कई दफ़ा फिटकरी के बारे में बहुत से सवाल पूछे थे, लेकिन मम्मी को भी ज़्यादा पता नहीं था कि फिटकरी तेल में मिलाकर क्या किया जा सकता है। यह बात मेरे लिए एक हैरत जैसी थी। मैं सऊदी अरब आकर पूरी तरह सेट हो गई। अब मुझे इंडिया वापस जाने की फ़िक्र नहीं रही। मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा था। दोनों अरबी मालकिन मेरा ख्याल रखती थी। खाना भी बहुत ज़्यादा बनाना नहीं होता था। 3-4 किस्म के खाना बनाने होते थे, वह भी थोड़े थोड़े। ऐसे करके कुछ दिन गुजर गए और जैन दफ्तर से लौटे तो मेरे हाथ पकड़कर बैठ गए और कहने लगे, आज मैं तुम्हारी परेशानी ख़त्म कर देता हूँ और तुम्हें फिटकरी का राज बताता हूँ। लेकिन अरबी औरतें यह नहीं चाहती कि यह राज किसी भी को पता चले, क्योंकि फिटकरी का इस्तेमाल उनके ख़ानदान से चलती आ रही है और वह इसे अपने तक छुपा कर रखना चाहती हैं। इसलिए सलमा भाभी ने भी
तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं बताया। जैन की बात सुनकर मुझे परेशानी होने लगी कि आखिर उस फिटकरी से ऐसा भी क्या किया जा सकता है जो इस कदर छुपाने के लायक है। जैन कहने लगे कि हर इलाके में अपनी रस्म रिवाज होते हैं और इसी तरह हर इलाके के टोटके और इलाज होते हैं। तुम जब से यहाँ आई हो तुमने बहुत सी चीज़ें ऐसी देखी हैं जो इंडिया में नहीं होती हैं। जो चीज़ें इंडिया में होती हैं वह यहाँ नहीं होती हैं। जिस तरह फिटकरी का इस्तेमाल इंडिया में किया जाता है यहाँ बिल्कुल अलग ही है, जबकि अरबी औरतें उससे बिल्कुल अलग किस्म का फ़ायदा हासिल करती हैं। और अगर इंडियन औरतों को उसके बारे में पता हो जाए तो हर घर में ही फिटकरी के टुकड़े नज़र आने लगेंगे। मैंने जैन को घूर कर देखा और कहा कि आप बता भी दें और कितनी पहेलियां बुझाएंगे। मेरी बात सुनकर जैन ने मुझे एक ऐसा राज बताया जिसे सुनकर मैं दंग रह गई। अपने 23 साल ज़िंदगी में मैंने आज तक फिटकरी का ऐसा इस्तेमाल नहीं सुना था। हैरानी से जैन से पूछा कि आप सच कह रहे हैं क्या? जैन कहने लगे, हाँ बिल्कुल सच है, यह बात बिल्कुल सच है। मैं अपने एक अरबी दोस्त से पूछ कर आया हूँ और उसने मुझे यह सारी बातें बताई हैं। मेरा अरबी दोस्त वही है जिसे मैं इंडिया से फिटकरी लाकर महंगे दामों पर बेचता हूँ। मेरे पति ने मुझे बताया कि अरबी औरतें पहले एक ख़ास किस्म का तेल तैयार करती हैं जो उन्होंने अपने बड़े बुजुर्गों से तैयार करना सीखा है। नारियल के तेल में कुछ मिलाकर यह तेल तैयार किया जाता है। उस तेल को तकरीबन 2 महीने तक रखकर तैयार किया जाता है और फिर फिटकरी में मिलाकर कई दिन रख दिया जाता है और उसके बाद अरबी औरतें हर रात उसे अपने पेट और नाभि में लगाती हैं और उनका मानना है कि इस तरह से उनके पास बेटा ही पैदा होगा। और सुना है कि वाकई जो अरबी औरतें फिटकरी वाले तेल इस्तेमाल करती हैं उनके पास बेटों की पैदाइश होती है। यह बात मेरे लिए अनोखी थी और जैन ने ठीक कहा था। अगर इंडियन औरतें को इस बारे में पता चल जाए तो सब की सब औरतें इस टोटके को इस्तेमाल करना शुरू कर देंगी। मगर मुझे यह समझ नहीं आया कि अरबी औरतें इस बात को इतना छुपाकर क्यों रखती थी। मेरी बात सुनकर जैन कहने लगे कि हर किसी के अपने तौर तरीके होते हैं और ज़्यादातर औरतें बताना भी नहीं चाहती कि वह बेटे पैदा करने के लिए कोई टोटका इस्तेमाल कर रही हैं, खास करके अरबी औरतें। जैन की बात सुनकर मैंने अफसोस भरे लहजे में कहा कि मेरे पास तो अब फिटकरी ही नहीं है और ना ही मुझे तेल बनाने का तरीका आता है। मेरी बात सुनकर जैन हंस पड़े और कहने लगे, मुझे बस औलाद की ख्वाहिश है, चाहे वह बेटा हो या बेटी, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। जैन की सोच जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। एहसास हुआ था कि दूसरों मर्दों की तरह उन्हें औलाद में बेटे की ख्वाहिश का इजहार नहीं किया था। मैं अभी तक दोनों घरों में काम करती रही थी और कुछ ही दिनों में मेरी दोनों मालकिन प्रेग्नेंट हो गई थी। अपने तौर पर मैं खुद उनका ख्याल रख रही थी और हैरत की बात यह थी कि मेरी दोनों मालकिन के बेटे ही हुए थे। शायद उनका बनाया हुआ तेल वाकई काम कर रहा था। कुछ ही दिनों में ऊपर वाले ने मुझे भी माँ बनने का अवसर दिया, लेकिन मैंने ऐसा कोई तेल इस्तेमाल नहीं किया था। फिर भी मुझे बेटा दे दिया था। बेटा या बेटी यह सब ऊपर वाले के हाथ में ही है, लेकिन हम इंसान हमेशा अपने तौर तरीके पर विश्वास करने की कोशिश करते हैं और अरबी औरतें भी ऐसे ही एक विश्वास में इस्तेमाल करती हैं। मैं यह बात तो नहीं जानती थी कितनी अरबी औरतें के घर में फिटकरी मौजूद थी। क्या आप लोग बेटे के लिए इस तरह के टोटके इस्तेमाल करते हैं या फिर आपने कभी अरबी औरतों की फिटकरी के टोटके को सुन रखा है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं और हमें बताएं कि क्या बेटा ही ज़रूरी है अगर ऊपर वाला
हमें बेटी देना चाहता है तो क्या उसमें कोई बुराई है? आपके इलाके में भी बेटे की पैदाइश के लिए ऐसे टोटके किए जाते हैं? दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बिल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले मिले। सो फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय स्टोरी वीडियो।